अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 5 एमए का स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, थ्योरी में तो मेरे ख्याल में आपने कुछ भी नहीं छोड़ा था, जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे। और ये मैंने आपको कहा था कि आपने पढ़ना है, समरी ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। समझ आ गया था ये? सेपरेशन, हाई लो मेथड मैंने क्वेश्चंस में करवाया। तो होता है ना कि यहाँ से पढ़ा के फिर उधर जाएं, ये तो चेंज होता रहेगा यार। तो हम पहले सवाल कर लेते होते हैं, फिर वहाँ से अंग्रेजी पढ़ी जा सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चंस थे होमवर्क के अंदर कौन कौन से? 13 था। 13 हो गया था, उसका सोल्यूशन था, तो फिर तो करना पड़ेगा वो। चलें, अच्छा 10 तक कोई मसला? 11 मैंने, 12 मैंने कराया, 13 ये अभी कर लेते हैं। फिर 14, 15, 16, 17, 18 कोई मसला इनमें आया? तो वो मुश्किल थे भी नहीं, बड़ा कमाल किया आप लोगों ने। ओके, ये साइन है ना, ये साइन हो जाते हैं जब सवाल ओके हो जाता है। चल चले जी, फिर जल्दी से 13वां करते हैं, फिर एक मैंने 19वां छोड़ा था वो करते हैं, उसके बाद मार्कअप मार्जिन परसेंटेज की थोड़ी सी रिवीजन करके एफओएच के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मतलब ये प्लान मेरा ये, अब देखें वहाँ तक पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते, तो अल्लाह की तरफ से फिर जो स्पीड है। वैसे रमज़ान पैकेज भी चल रहा है ना, तो 3:35 की बजाय मैं उल्टा आपको 3:20, 3:25, 3:15 पे छोड़ रहा हूँ। तो हौला हाथ रखना चाहिए रमज़ान से। Ternary packages is located at a remote site in an industrial estate which is far away from center of city. Management of company is now considering providing pick and dropping facility to its employees. चले, a 2-member committee has reviewed the available options and has come up with a proposal to purchase 3 vans and run them on 3 different routes. मिसाल के तौर पे सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर जो है वो फैक्ट्री लगी हुई है। अब वहाँ से एक रूट वो कह रहे हैं कि जी आप चलाएं, रायबंद रोड से होता हुआ ये जाए, ये मतलब चुबुर्जी तक चला जाए। ठीक है जी, तो इसी तरह से एक रूट आप यहाँ से चलाएं और ये रायबंद रोड से आए तो सही, लेकिन आगे शौकत खानम से यूँ मुड़कर तो दूसरी तरफ चला जाए शहर के अंदर। तीसरा ऐसे ही एक चलाएं, तो वो भी मतलब डिफरेंट रूट से जैसे कवर करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो 3 डिफरेंट रूट्स पे 3 गाड़ियाँ चलानी, रूट ABC है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन फॉर ईच वैन इज़ एज फॉलोज। अब उसके आगे उसने बताया परचेज प्राइस है। रिक्वायरमेंट क्योंकि आपने पहले पढ़ी हुई थी, मैंने नहीं पढ़ाई। प्रिपेयर अ स्केड्यूल टू बी प्रेजेंटेड टू मैनेजमेंट शोइंग फॉलोइंग कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच वैन फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, उसमें फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, हर वैन की भी और फिर हर किलोमीटर की भी। ठीक है, तो टोटल निकल आएगी वैन की कॉस्ट, तो डिवाइड कर देंगे उसको किलोमीटर्स के साथ, तो काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या क्या डेटा गिवन है जी? परचेज प्राइस गिवन है। परचेज प्राइस फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है? ये एसेट है, इसकी डेप्रिसिएशन निकलेगी जो फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, हाँ, परचेज प्राइस इज, उसको हम एक्सपेंस बना देते हैं क्या? पहले साल में एक्सपेंस कर देंगे फिक्स कॉस्ट सारी? नहीं। ठीक है, एक्सपेक्टेड ट्रेड इन वैल्यू आफ्टर 4 ईयर्स, ये भी डेप्रिसिएशन के लिए हम यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये दोनों फिगर्स डेप्रिसिएशन के लिए आ गई। फॉर डेप्रिसिएशन 1200 माइनस 200, और वो लाइफ शायद गिवन होगी, देखते हैं वो कैसे गिवन है। अगर तो ईयर्स में लाइफ गिवन हुई, ट्रेड लाइन लगाएं या रिड्यूसिंग बैलेंस लगाएंगे, तो फिर हम इसको फिक्स कॉस्ट कह देंगे। और अगर हमें उसने लाइफ दे दी माइल्स के अंदर, माइल्स होते हैं गाड़ी के नॉर्मल माइल्स होते हैं, इतने माइल्स चल सकती है ये, तो फिर हम उसको वेरिएबल बना देंगे, देखेंगे। बहरहाल ये डेटा डेप्रिसिएशन के लिए यूज़ होना है, इसको आपने एक्सपेंस नहीं बनाना, इसमें से एक्सपेंस निकलना है। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम पर एनम फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि कोई भी खर्चा पर मंथ पर एनम है, तो इसका मतलब वो किलोमीटर से तो चेंज नहीं हो रहा,
गाड़ी इंश्योरेंस करा के खड़ी कर दी, एक गाड़ी जो है रूट ए वाली जो है उसका छोटा रूट था, वो 1500 किलोमीटर चली सिर्फ पूरे साल में, दूसरी जो है वो 15,000 किलोमीटर चल गई। इंश्योरेंस तो दोनों की सेम ही रहेगी, वो तो चेंज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस एक्सपेंस पर ईयर के हिसाब से है। ओके, तो एक्टिविटी लेवल, ट्रैवलिंग के माइल्स के बढ़ने से ये चेंज, बढ़ने कम होने से ये चेंज नहीं हो रही। फिर क्वार्टरली सर्विसेज हैं लुब्रिकेंट्स की। अब यहाँ पर भी उन्होंने क्या कर दिया, सर्विसिंग कब कर रहे हैं, हर 3 महीने बाद सर्विस करते हैं। अगर यहाँ पे वो लिख देते हैं ना कि आप, वैसे तो नॉर्मली होता सर्विसिंग जो होती है वो होती माइल्स के ऊपर है, लेकिन चले अब सवाल का डेटा है, जैसे वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है जी, क्वार्टरली सर्विसिंग है, तो इसका मतलब हर 3 महीने बाद सर्विसिंग हमने करानी है। चाहे कोई, देखो ना डिफरेंट रूट्स है तो गाड़ियाँ डिफरेंट रूट्स वाली डिफरेंट माइल्स चलेंगी, ठीक है ना, लेकिन हमने उनको हर 3 महीने बाद सर्विसिंग करानी है, तो ये भी फिक्स कॉस्ट है। ये दोनों मैंने किस लिए यूज कर ली जी, ऐसे लिखते चले जाए ना, फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। इंश्योरेंस फिक्स कॉस्ट आ गई, ये भी फिक्स कॉस्ट आ गई, और उसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स पर 20,000 किलोमीटर। अब यही हमारी आउटपुट है ना असल में तो इन वैन्स की, ठीक है, तो किलोमीटर 20,000 किलोमीटर, जो 20,000 किलोमीटर गाड़ी 20,000 चली, दूसरी 40 चली, तीसरी 60 चली एक साल में, तो पहली गाड़ी का एक दफ़ा स्पेयर पार्ट चेंज होंगे, दूसरी के 2 दफ़ा होंगे, तीसरी के 3 दफ़ा हो जाएंगे, तो ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। फिर व्हीकल लाइसेंस फी है पर एनम, हाँ जी, फिर फिक्स कॉस्ट आ गई। टायर आफ्टर, इस वजह से हो रहा है, अच्छा, टायर रिप्लेसमेंट आफ्टर, आवाज़ ना कम हो जाए उनकी यार, टायर रिप्लेसमेंट आफ्टर 40,000 किलोमीटर वेरिएबल, कॉस्ट ऑफ डीजल पर लीटर वेरिएबल। उसके बाद एनुअल रनिंग ऑफ ईच व्हीकल गिवन थी, ठीक है, एनुअल रनिंग मतलब पूरे साल में हर वैन कितना चलेगी, मैंने कहा जी रूट ए वाली वैन पूरे साल में 80,000 किलोमीटर चलेगी, बी वाली 120 और सी वाली 160। कमेटी हैज एस्टिमेटेड दैट एवरेज रनिंग विल बी 16 किलोमीटर पर लीटर, ये गाड़ी की एवरेज गिवन है, एक गाड़ी जो है वो 1 लीटर में 16 किलोमीटर करती है, ठीक है। अब यहाँ से हमने वो टोटल कॉस्ट निकालनी होगी ना, क्योंकि एक गाड़ी पूरे साल में अगर 80,000 किलोमीटर चली है और हर किलोमीटर में उसने, हर लीटर में उसने 16 किलोमीटर करने हैं, तो यहाँ से नंबर ऑफ लीटर्स निकल आएंगे, और हर लीटर की कॉस्ट कहीं ना कहीं गिवन होनी है, गिवन बल्कि कॉस्ट पर लीटर ही गिवन है, ठीक है, तो यहाँ से हमारी कॉस्ट निकल आएगी, ठीक है। अब फॉर्मेट क्या बना लें जी, मतलब आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, मैंने एक मिसाल ले ली, जैसे कि 80,000 को आपने डिवाइड किया एवरेज प्राइस, एवरेज पर लीटर से, 1 लीटर में कितने करती है ये, फिर बताएं जी, 80,000 बटा 16 करके 5,000, 16 हाँ जी 5,000 लीटर इस गाड़ी ने खा जाने, और हर लीटर की कॉस्ट कितनी है, ये ऐसे भी कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन करनी है। आंसर जो है वो क्या है जी, ये आंसर 2 लाख आना चाहिए, जैसे मर्जी कर ले, ऐसे ही हर गाड़ी का चेंज हो रहा है, जबकि इंश्योरेंस जो होगी वो सेम रहेगी तीनों की। क्यों सेम रहेगी, मेंटेनेंस क्वार्टरली सेम रहेगी, क्यों सेम रहेगी, क्योंकि उसका कोई ताल्लुक रनिंग से है ही नहीं, उसका ताल्लुक तो पीरियड के साथ है, 3 महीने गुजरे मेंटेनेंस करा ली, ठीक है, साल गुजरा इंश्योरेंस करा ली, तो ये इसलिए वो फिक्स कॉस्ट। कहीं पे एसेट की लाइफ शायद कोई नहीं गिवन, वैसे 4 ईयर्स है रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है, मेरे ख्याल में तो फिर खुद अपने ऊपर डिपेंड करता है, तो स्ट्रेट लाइन की बजाय रिड्यूसिंग बैलेंस भी करते हैं, स्ट्रेट लाइन करें चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस करें, है ये फिक्स कॉस्ट ही, ठीक है ना। चलो ये डिसाइड कर लेते हैं, अब शुरू करते हैं अपना सवाल हल करना। 3 वैन्स है ना जी, ए बी सी, अब तीनों को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, वरना फिक्स कॉस्ट तो तीनों की सेम ही होनी थी, ठीक है। तो वैन ए बी सी, पहले हम टोटल फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं, जिसमें मेरे ख्याल में स्ट्रेट लाइन वाली ही डेप्शन कर देते हैं, जब खामोश हो तो हम स्ट्रेट लाइन ही किया करते हैं ना। ये किसने लिखा, किसने लिखा होगा, वैन
ए, वैन बी और वैन सी। चल अब मेरे ख्याल में तो थाउजेंड्स में ही कर लेते हैं, क्या ख्याल है? टोटल फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पहली हेडिंग ये है, तो मैं यहाँ पे यूँ लिख देता हूँ, पहले ऊपर लिख लेना चाहिए था लेकिन चलो, रुपीज़ इन थाउजेंड्स, ठीक है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लिखते हैं, लेकिन क्योंकि उसमें लफ्ज़ लिखा हुआ है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो मैं भी वही लिखता हूँ, ठीक है। तो टोटल फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो तरतीब सवाल के हिसाब से चल पड़ते हैं। मज़ा नहीं आ रहा यार मार्कर। सबसे पहले परचेज प्राइस है, अच्छा इंश्योरेंस दूसरा फिक्स कॉस्ट है, तीसरी कौन सी? क्वार्टरली, फिर लाइसेंस फी भी है, 4 मेरे ख्याल में 4-5 ही हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि दोनों, चलो तरतीब में चलते हैं, पहले सिर्फ फिक्स कॉस्ट कर लेते हैं। मेरा दिल था कि 5-6 लाइनें छोड़ के वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट भी लिख लेते हैं और जो आता जाए वो लिखते जाएं, या पहले फिक्स सारे कर लें, तो पहले फिक्स कर लेते हैं। परचेज प्राइस और रेजिडल वैल्यू को पकड़ें, लाइफ गिवन है, डेप्रीसिएशन ले लें। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, अब हर एक वैन की कॉस्ट बराबर है 1200 और रेजिडल वैल्यू है 200 और यूजफुल लाइफ है 4, ठीक है जी। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस पर ईयर निकला कितना? ये 250, तीनों का सेम ही होना है, इसीलिए तो इसको फिक्स कॉस्ट कहा है। तो फिक्स कॉस्ट वो जो एक्टिविटी लेवल के बदलने से नहीं बदल रही। अब एक वैन 80,000 किलोमीटर चल रही है, दूसरी 20,000 चल रही है, मेरे चांद इधर हो जाओ। एक वफादार बच्चा है, देख लो, वैसे सारे माशाल्लाह वफादार हैं, लेकिन इससे पहले दिन का मुझे शक था यार, ये जिस तरह से तबीयत इसकी डाउन लग रही है ना, इन्हें नहीं आना, लेकिन ही इज़ कमिंग, संडे को भी आ गया। अच्छा जी, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो एक्टिविटी लेवल के बदलने से नहीं बदलेगी, ठीक है। अब एक वैन जो है वो 80,000, दूसरी 120, तीसरी 160, लेकिन डेप्रिसिएशन इज सेम, यही तो फिक्स कॉस्ट थी, ठीक है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस भी प्रीमियम पर एनम है, तो पर मंथ पर एनम कोई भी कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट होती है। तो इंश्योरेंस, यार ये खड़क खड़ुक तो नहीं हो रही होगी ये बच्चों की। इंश्योरेंस प्रीमियम पर एनम कितना है बच्चों? 50,000 हर वैन का, ये भी बराबर, यही तो फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट, क्वार्टरली सर्विसिंग, चलने पर सर्विस नहीं, 3 महीने गुजरने पर सर्विस। तो साल के अंदर तीनों वैन्स 4 बार इस प्रोसेस से गुजरेंगी, क्योंकि एक साल के अंदर 4 क्वार्टर्स आते हैं। तो इसमें कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, कोई कम चल रही ज़्यादा चल रही, जिसको 3 महीने पूरे होते हैं हमने क्वार्टरली मेंटेनेंस करा लेनी, ठीक है। तो क्वार्टरली सर्विसिंग जी, क्या कॉस्ट आ रही है? अच्छा, ये कॉस्ट गिवन है क्वार्टरली सर्विसिंग की, टोटल गिवन है मेरे ख्याल में, तो कहीं पे ये तो नहीं लिखा हुआ कि ये 4,000, लेकिन क्वार्टरली सर्विस इंक्लूडिंग चेंज ऑफ लुब्रिकेंट्स, क्वार्टरली सर्विस हर क्वार्टर की सर्विस है, ठीक है जी, एक क्वार्टर की ही है। अब साल के अंदर कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4, तो 4 × 4 करना पड़ेगा, समझ आइए बात। क्वार्टरली सर्विस की उसने कॉस्ट दी हुई है ना, तो पूरे साल की तो नहीं दी हुई, ठीक है, तो हम उसको साल पे ले जाते हैं। तो 4 × 4 क्वार्टर्स जी, 16। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ, ये तो वेरिएबल है, व्हीकल लाइसेंस फी अगेन पर एनम है, तो ये उठाकर ले आओ। हर व्हीकल के
वो लाइसेंस कागजात वगैरह के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है इनको रूट पे चलाने के लिए। हर साल वो गवर्नमेंट को हम कितना पे करते हैं जी पर वैन? व्हीकल लाइसेंस फी पर एनम कितनी है? अब व्हीकल लाइसेंस फी है, तीनों का नहीं लिखा हो सकता, व्हीकल, एक व्हीकल की लाइसेंस फी, ठीक है, तो हर एक की अलग अलग ही आनी है। तो व्हीकल लाइसेंस फी कितनी बच्चों? 8,000। तो रिक्वायरमेंट उसने क्या पूछी थी जी, क्या कहा था उसने कि आप टोटल फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालें, टोटल फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ईच वैन की, ठीक है। तो हमने यहां पे टोटल करना है, टोटल फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये हमारी रिक्वायरमेंट नंबर ए है जी। पहली वैन बाकी मैं कर लूंगा, 3 to 4, बाकी कुछ मुझे भी करने दिया करें कैलकुलेशन, सारी आप लोग करते रहते, ठीक है। करता हूँ चेक सारे मार्कर। अब जाज भाई ने तो सुस्ती का मुजाहरा किया आज जी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बी क्या है? टोटल वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालो ईच वैन की। मसला ही कोई नहीं है, ठीक है। सबसे पहली वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास 15,000। ये क्या है? पर 20,000 किलोमीटर, ठीक है। तो पर किलोमीटर में कन्वर्ट ना कर लें, 15,000 रुपये अगर 20,000 किलोमीटर की कॉस्ट है तो 15/20 करेंगे तो पर किलोमीटर कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद फिर जब ये आंसर निकलेगा तो हर एक गाड़ी के किलोमीटर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई और तरीका भी हो सकता है, ठीक है, जैसे मर्जी कर लें, वर्किंग में मेरी कोई पाबंदी नहीं है। तो हमने क्या करना है जी, सवाल में पकड़ना है 15,000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू एनुअल एवरेज एनुअल रनिंग, एनुअल रनिंग सिर्फ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम हेडिंग देंगे, क्या हेडिंग है जी? टोटल वेरिएबल, पहले बड़ी वाली हेडिंग, ऑपरेटिंग कॉस्ट जी। क्या चीज़ है जी ये, क्या नाम लिखा हुआ इस खर्चे का? रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स, ठीक है। तो अब ये देखो जी, ₹15,000 डिवाइडेड बाय 20,000 किलोमीटर, इससे क्या होगा जी? पर किलोमीटर, ये कॉस्ट आ गई, इनटू एनुअल रनिंग, इनटू एनुअल रनिंग। भाई ये ले जाओ, ये ले जाओ, पता नहीं इनमें से कौन सा सही चल रहा है, कौन सा ये सही लग रहा है। तीसरा मैंने चेक नहीं किया जी। फॉर्मूला समझ आता है? अब ये एक बार लिखना पड़ा, ठीक है ना, 3 वैन्स हैं, मुझे एक बार लिखना पड़ा, 15,000/20,000, ये तो कॉमन है, इनटू एनुअल रनिंग लिख दिया। अब पर्चे में से उठाते जाएंगे तीनों वैन्स का और बार बार हमें वो वर्किंग में शो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो 15/20 आपने करके पर किलोमीटर कॉस्ट निकाल रही, इनटू 80 करोगे, फिर कैलकुलेटर को वापस करके वो जो बटन यूज़ करते हैं, फिर अगली दफ़ा 120 कर दोगे, फिर बटन यूज़ करके 100, तो तीनों का आंसर 1 मिनट में आ गया। बोलो जी, 60, 90, 120। क्लियर? इसको किसी और तरीके से भी निकाल सकते हैं आप, अगर निकालना चाहें तो। आंसर ये होना चाहिए, ओके। बट मैंने ज़रा वो तरीका इस्तेमाल किया जिसमें बस एक ही बार अंग्रेजी लिख दी, सही है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी टायर रिप्लेसमेंट। अगेन वही वाला काम करते हैं, टायर्स को रिप्लेस करने के लिए 14,000 रुपये की कॉस्ट आती है और हर 40,000 किलोमीटर के बाद हमें टायर रिप्लेस करने पड़ रहे हैं। तो वही 14,000/40,000 इंटू एनुअल रनिंग, दोबारा वही आ जाएगा, ठीक है। तो 14,000 क्या है जी? टायर रिप्लेसमेंट
रिप्लेसमेंट ऑफ टायर्स जी। 14,000 टायर्स को रिप्लेस करने की कॉस्ट आती है। और कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिया है, वैसे समझ आ सकता है भला, बताएं आप लोगों को, नहीं ना आएगा, ये थोड़ी देर पहले दिया जी। डिवाइडेड बाय हर 40,000 किलोमीटर्स पर ये टायर चेंज करने पड़ते हैं, इनटू एनुअल रनिंग जी। 28, 42, 56। और कोई वेरिएबल कॉस्ट है जी? हाँ जी, ये कॉस्ट ऑफ डीजल पर लीटर है, और ये पर लीटर दे दी है, तो आप एनुअल रनिंग पकड़ लें, इसको एवरेज पर लीटर से डिवाइड कर दें और वो जो मैंने लिखा था वही कर दें, ठीक है। तो फ्यूल कॉस्ट जी, एनुअल रनिंग, यहाँ पे लिखेंगे ना, एनुअल रनिंग पूरा ही नहीं आना, यहाँ से लिख कर लाते हैं। एनुअल रनिंग डिवाइडेड बाय, अब एवरेज सवाल के अंदर गिवन है, कमेटी ने एस्टिमेट किया है कि 16 किलोमीटर पर लीटर गाड़ी जो है वो एवरेज देती है, और 40 रुपए का 1 लीटर है, ठीक है। तो ये दोनों चूंकि कांस्टेंट है तो यही लिख लेते हैं, 16 किलोमीटर पर लीटर इनटू ₹40 पर लीटर। अब रनिंग चेंज होती जाएगी, 80, 120, 160, बोलो। आसान काम है ना ये, टाइम ज़ाया कर रहे हैं। होमवर्क सोल्यूशन होता तो मैं क्या करता, फिर कुछ भी ना करता जी। 400 खत्म कहानी। देख लो को और वेरिएबल कॉस्ट ना हो, टोटल वेरिएबल रनिंग कॉस्ट आ गई, इन दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल ग्रैंड टोटल भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये जनाब आ गई आपके पास टोटल वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसको आप बी कह लें, तो 60, 28 और 200। नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। फिर एक और रिक्वायरमेंट है तीसरी, क्या है जी रिक्वायरमेंट? टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये पहले ना 2 को रोज छोड़ के बैठा करेगा, आधा तो बोर्ड मैंने छुपा लेना है आप लोगों को, वैसे तो मैं स्मार्ट हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा पीछे होके बैठा, अभी तो कोई रश नहीं है, जब रश होगा फिर देखेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा 2 रोज छोड़ के बैठा करें ताकि देखते हुए नज़र आता रहा करे आप लोगों को। अच्छा जी, अब टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालेंगे हम A प्लस बी कर। ये क्लास ज़रा वाइड ज़्यादा है ना, तो मैं वैसे तो खैर परली साइड छोड़ देता हूँ बोर्ड की कोना, ताकि इधर वाले बच्चों को भी नज़र आने मसला ना, फिर भी जब तक खुला डुला माहौल है तो खुले खुले वो खिलर के बया करो जी। 612, 756, 900। अच्छा, अब मेरी राय ये है कि आगे अलग से डी, ई और एफ कर लेते हैं, एक बार फॉर्मूला ही लिखना पड़ना है कि टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय एनुअल रनिंग, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एनुअल रनिंग, और टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एनुअल रनिंग। ये एक बार लिख लेंगे अंग्रेजी में, और ए बी सी तीनों वैन्स का हम ये काम कर लेंगे। तो ये होगी ए और बी रिक्वायरमेंट, और सी रिक्वायरमेंट भी होगी। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये ए बी और सी रिक्वायरमेंट्स तीनों आ गई, ठीक है। अब फिर दोबारा से हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, वैन ए
वैन बी और वैन सी। अब यहाँ पर हम रुपीज़ में ही आंसर देंगे, रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, तो इसी तरतीब से चलते हैं। तो लफ्ज़ लिखा है जी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर निकालो। देखा जी, अच्छा, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पर लीटर निकालनी है। तो उन्होंने कहा जी फॉर्मूला लगेगा टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की जगह नहीं मेरे पास, ए हमने उठाना है, ए रिक्वायरमेंट से डिवाइड बाय एनुअल रनिंग। अब एक बार अंग्रेजी लिख दी, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब उठाओ वहाँ से टोटल फिक्स कॉस्ट और एनुअल रनिंग हर कार की, हर वैन की डिफरेंट है, उससे उसको डिवाइड करते जाओ। 324 डिवाइडेड बाय 80, 1000 है तो इधर भी 1000 रखना, लाइक विद लाइक रखा करो। ठीक है, ऐसे ही दूसरे को 120 और तीसरे को 160 कर दो जी। 4.05, 2.72। ठीक है, मुश्किल काम नहीं था, वो कार्रवाई प्रोग्राम है जी। फिर वेरिएबल, लेकिन चूंकि उसने रिक्वायरमेंट की हुई है अलग अलग पर लीटर, ठीक है जी, ये आपकी रिक्वायरमेंट डी बनी थी, ये रिक्वायरमेंट ई बन जाएगी। अब इसका फॉर्मूला क्या है जी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये आपको मिली है बी से, डिवाइड कर दोगे इसको एनुअल रनिंग से। जी 60 ओनली 3.6 क्यों, ये क्यों हुआ? वेरिएबल कॉस्ट है। अब वो सारी बातें जो पड़ी हुई हैं सारी वैसे ही प्रूव हो रही हैं। फिक्स कॉस्ट इन टोटल फिक्स रहती है, लेकिन इधर देखो एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है, एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है, 80, 120, 160। एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से पर यूनिट कम होती जा रही है, यही तो फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर पड़ा था। ठीक है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन एक्टिविटी लेवल, लेकिन पर यूनिट में क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन जो टोटल कॉस्ट है ये मिक्सचर है, इसमें फिक्स कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी है। तो ना तो ये टोटल में कांस्टेंट है कि फिक्स कह लें, फिर बढ़ते हुए आ रही है तो हम चेक करेंगे तो ये पर यूनिट में कांस्टेंट नहीं होगी, तो ना ये वेरिएबल है ना फिक्स्ड है। तो टोटल कॉस्ट अब नज़र आ रहा है सामने कि उसके अंदर दो चीज़ें हैं, वेरिएबल भी और फिक्स्ड। ठीक है, तो तीसरी चीज़ क्या है जी, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर लीटर, ये एफ रिक्वायरमेंट है, हम इसको निकालेंगे, हम टोटल कॉस्ट पकड़ लेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको एनुअल रनिंग के साथ जी। तो टोटल में कांस्टेंट नहीं है तो फिक्स नहीं है, पर यूनिट में आया तो कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये मिक्सचर है, और कमी इसलिए आ रही है कि इसमें फिक्स कॉस्ट की इकोनॉमीज ऑफ स्केल का इम्पैक्ट पड़ रहा है, वेरिएबल तो कांस्टेंट जो रहती है। ठीक है भैया इसको यार 26 पे कर दो, क्यों मुझे तबाह दे। ठीक ही था, मज़ा तो नहीं आया इतना, कोई सवाल नॉर्मल सा सवाल था। चलो अच्छा है, पढ़ा हुआ ज़रा और पक्का हो गया आपका जी। जी टोटल कॉस्ट, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नॉर्मली वो सेमी वेरिएबल ही होती है, यहाँ नहीं लिखा हुआ, ज़रूरत नहीं है ऐसी बात। भाई ये ऐसी चला दी नहीं, वो पहले कर रहे हैं।
क्या कोई फर्क नहीं है, मतलब कोई खाम खा का रट्टा नहीं बनता, कॉन्टेक्स्ट है उधर ही रखता। सवाल के अंदर आप कह रहे हैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, तो वो सेमी वेरिएबल का ही दूसरा नाम है, क्योंकि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में दोनों तरह की पड़ी होती है। ठीक है, वो सवाल के अंदर देख लेंगे। आज लगता है बंगालियां दी बारी है, देख रहे हो जो है ना वो पहली विकेट की शराकत 100 कितने ओवरों में, ओए हो। अच्छा जी, अब ये 19 कर लेते हैं, और वैसे ये मैं पहले बता दूं, इस 19 को आप देखेंगे नहीं कभी पूरे एमए के अंदर। इसके बाद यहाँ तक को मसला तो नहीं, 18 तक को मसला। अब हाई लो मेथड कल हमने शुरू किया था कि जब सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है तो उसको फिक्स्ड और वेरिएबल पोर्शन में अलग करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं, हाई लो मेथड। एक और मेथड है रिग्रेशन एनालिसिस, बट वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओके, तो हाई लो मेथड के अंदर हमने अभी तक जितने सवाल देखे उनमें आपकी हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल दोनों के ऊपर फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट, मतलब चेंज नहीं होती थी इन दोनों लेवल्स के ऊपर। स्टेप फिक्स कॉस्ट नहीं आई थी, वेरिएबल कॉस्ट में कोई डिस्काउंट्स वगैरह नहीं आए थे, और पूरे एमए के अंदर ये आए भी नहीं है दोबारा। लेकिन मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए कभी, तो तरीका आना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये जो सवाल है ये कल तो कभी आती नहीं है, ये अब आज हम करने लगे। ठीक है जी, तो चले इसको पढ़ें ज़रा, बल्कि मैं तो कहता हूँ इसको आप पहले करें। कुछ सोच तो करें ना, सवाल को पहले पढ़ें, चलें पढ़ें और प्लान करें। चलें करते मिल के हैं, पर पढ़ के प्लान तो कर लें। भाई आप बोर्ड मिटा देंगे, बल्कि चलें आधा मैं मिटा लूँगा, मिटा दें, ठीक है। हो गई आउट स्टार। एक मिनट बेटा, नोट तो नहीं कर रहे आप? रुक जाओ जरा, उधर ही बैठ जाओ, बेंच पे बैठ जाओ। है की करी जंदे ने साड़ी जान की भला। हाँ आज तो संडे है, आज तो उन्होंने काम करना, तो हम आ गए इनके काम। हाँ जी, पढ़ लिया सवाल? पढ़े पढ़े पढ़े, कम से कम प्लान जरूर कर लें दिमाग में, ये करना है हमने, ऐसे करना है। अच्छा अब सुने क्या क्या मसाइल सामने आए। पढ़ लिया सवाल बेटा आपने? मैसेज पढ़, सवाल पढ़ लिया? अच्छा, साकिब लिमिटेड प्रोवाइड्स, अच्छा कैलकुलेटर था सॉरी, प्रोवाइडेड टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, नॉर्मली ये टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो होते हैं ये सेमी वेरिएबल ही कॉस्ट होती हैं, ठीक है ना। तो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स इन्होंने प्रोवाइड किए हैं फॉर द लास्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर 22 विद इट्स रिस्पेक्टिव प्रोडक्शन वॉल्यूम्स। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तो तरतीब में है, लेकिन आगे
प्रोडक्शन लेवल जो है, प्रोडक्शन के यूनिट्स जो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर नहीं है या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर नहीं है, हमें तो वही चाहिए। ठीक है, तो फिर सबसे पहला काम क्या करना है, डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सवाल के अंदर जिसके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या बता रही है कि फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो गई थी, फिक्स कॉस्ट वर इंक्रीज्ड बाय 4000 व्हेन प्रोडक्शन एक्सीडेड 700 यूनिट्स। वो ऐसे ही है जैसे किसी महीने के अंदर अगर 70 से ऊपर बच्चे आ जाएं ट्रिप पे जाने के लिए तो एक बस काफ़ी नहीं है, साथ एक हाई एस भी मंगवानी पड़ जाए, 4000 किराया। ठीक है, यानी 700 यूनिट्स तक की प्रोडक्शन हो तो फिर फिक्स कॉस्ट पुरानी वाली। ठीक है, और अगर 700 से ऊपर जाए तो आपको अपनी फिक्स कॉस्ट को बढ़ाना पड़ता है, स्टेप लेना पड़ता है। जैसे मैंने मिसाल दी थी आपको ट्रिप वाली, 70 तक बच्चे आए तो ठीक है, 15,000 ही कॉस्ट थी। 70 से ऊपर जाएंगे तो आपको एडिशनल कन्वेंस का हिसाब लगाना पड़ेगा। तो ये वो है, फिक्स कॉस्ट स्टेप ले रही है। नंबर 2, वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है बाय 10% व्हेन प्रोडक्शन एक्सीड्स। अगर 350 से ऊपर यूनिट चले जाएं तो मिसाल के तौर पे सप्लायर मटेरियल के ऊपर डिस्काउंट दे देता है जो आप खरीदते हैं, या यूँ समझ लें आपके जब बच्चे जो है वो 35 से ऊपर जाते हैं मसलन, तो आपको बर्गर वाला कहता है मेरी तरफ से तुम्हें 10% डिस्काउंट होगा अगर 35 से ऊपर बर्गर खरीदोगे तो। ठीक है, तो ये वाला मामला जब आ जाए तो फिर तो बिल्कुल भी ये नहीं करना डायरेक्टली कि लोएस्ट लेवल नज़र आ रहा है 240 और हाईएस्ट नज़र आ रहा है 720, इसको नहीं लेना, बल्कि एक छोटी सी वर्किंग करनी है जिसके अंदर आपने तरतीब लगा लेनी है सबसे पहले तो इनको। ठीक है, तो एक एडिशनल काम हमें इस सवाल में करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद रूल क्या है वो मैं अभी नहीं बता रहा, पहले हम ये एडिशनल काम कर लें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 है। मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगी भी अगर ये बात करने की तो दोबारा इसी सवाल पे ही आऊँगा। मैंने आपको ऐसे अर्ज़ किया पूरे एमए के अंदर आपको ये सवाल टेस्ट हुआ ICAP के सवालों में नज़र नहीं आएगा। ठीक है, कोई लेवल टेस्ट हुआ है जो मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया था, कल आपने होमवर्क में सवाल कर लिए, उन्हीं को यूज़ करके हमने सवालों को करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम एक वर्किंग बनाएंगे जिसके अंदर हम यूनिट्स लेंगे, यूनिट्स ही हाँ, और दूसरा क्या है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये रुपीज़ आ जाएंगे। ठीक है जी, तो अब अपनी तरतीब लगा लें, यूनिट्स की तरतीब लगा लें। ठीक है, तो 240 27,200 कॉस्ट आती है, फिर इसके बाद 310 है, फिर 390 है, फिर 460 है, फिर 690 और फिर 720। तो इसी तरतीब में मुझे आपने लिखवाना है, इनकी आगे वाली कॉस्ट भी लिखवाते जाना है जी। तो सबसे पहले 240 नहीं, कॉस्ट फिर नहीं, 27,200 था। ओके, उसके बाद 310 29,300, फिर 390 पर 30,530। ओके, नेक्स्ट 460 420, फिर 690। एक मुलाजिम लिख रहा है, एक मुलाजिमा बता रही है, बस बाकी चौधरी चौधराने बैठे हुए हैं। बोले सारे 440। ठीक है जी, अब ये काम तो हमने कर लिया। 38630 जरा खुला 43440। अब सोच के बताएं नेक्स्ट क्या करना चाहिए, क्योंकि अब हमारा हाई लो मेथड लगना है। हाई लो मेथड के अंदर मैंने कहा था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे और फिर टोटल फिक्स कॉस्ट निकालेंगे, और उसके बाद फिर अगली रिक्वायरमेंट है कि वो कह रहा है कि जी इतने यूनिट्स बने तो कितनी कॉस्ट आएगी, इतने यूनिट्स इतने स्टूडेंट्स जाएँ तो कितनी कॉस्ट आएगी। तो ये तो हमें कर ही लेंगे जब हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से क्या करें, ये मसला आ गया ना। अब सिंपली ये तो नहीं कर सकते, ये 240 से इधर आए, ये 240 से 720 तक यूनिट्स बढ़े हैं और ये कॉस्ट 27,200 से 43,440 तक बढ़ी है। तो क्या
ये कॉस्ट का बढ़ना इस पूरे लेवल में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के चेंज से होगा। क्या इस पूरी लाइन के ऊपर फिक्स कॉस्ट सेम है? तो फिर हम वो हाइलो मेथड तो नहीं लगा सकते। क्या ख्याल है? ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट भी कांस्टेंट नहीं है। अब एक मसला आ गया, ठीक है। वो मसला क्या आ गया? फिक्स कॉस्ट भी स्टेप ले रही है और वेरिएबल कॉस्ट भी मैं स्टेप कह दूं, वैसे होता तो नहीं, डिस्काउंट आ रहा है उसमें, वो भी इतना का, वो डाउनवर्ड स्टेप ले रही है। एक लेवल पे जाके फिक्स कॉस्ट अपवर्ड स्टेप ले रही है और वेरिएबल कॉस्ट डाउनवर्ड स्टेप ले रही है। तब हम करें क्या? तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, याद रखना, तो आपने अवॉइड करना है स्टेप, या यूं कह लें कि आपने वो 2 लेवल्स, एक्टिविटी लेवल देने हैं। टेक दोज एक्टिविटी लेवल्स ऑन विच फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट आर सेम। सेम का मतलब वो चेंज नहीं हो रही। अब वो कहता है फिक्स कॉस्ट ने एक्सीड होना है जब यूनिट्स 700 से ऊपर जाएं। ठीक है, इसका मतलब 690 तक फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी? सेम। ठीक है। फिर दूसरी बात क्या की उसने? वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी 10% से अगर यूनिट्स कितने से बढ़ जाएं? इसका मतलब 310 तक वेरिएबल कॉस्ट और है, उससे आगे चेंज हो रही है। लेकिन अब इन 3 लेवल्स पे तो मामला सही हो गया ना। इन 3 लेवल्स पे वेरिएबल कॉस्ट सेम रहनी है और इन 3 लेवल्स पे फिक्स कॉस्ट भी सेम रहनी है। ठीक है, सही है। तो हमने, अच्छा ये कोई सा भी कर सकते हैं, आप ऊपर वाला भी उठा सकते हैं, वहाँ पे 2 आ गए ना, वो भी उठाकर चल सकते हैं, वो फिर बाद में बताता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल दरमियान वाले ले रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो हमने अवॉइड कर दिया स्टेप को और हमने अपना हाई लो मेथड अब लगाना है इन 3 लेवल्स पे। इन 2 पे भी लग सकता है। वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, फिक्स कॉस्ट निकालनी है, और फिर बाद में जब जाना है यूनिट्स कितने बने, तो उस वक्त हमने देखना है कि यूनिट्स अगर 350 से ऊपर जा रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट डिस्काउंटेड वाली लेनी है, अगर यूनिट 750 से ऊपर जा रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट इंक्रीज वाली लेनी, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल तो हमारा मकसद क्या था, हमने कोई से ऐसे 2 लेवल उठाने हैं जिनमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट सेम हो। वो ये भी बन सकते हैं, वो ये भी बन सकते हैं। बात समझ आ रही है? क्योंकि हमने क्या निकालना है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग हाई लो मेथड। तो उसमें हमने वो वेरिएबल देना है जिसके ऊपर कॉस्ट का चेंज सिर्फ यूनिट्स के बदलने से आया है, फिक्स कॉस्ट उन लेवल्स पे सेम है। तो इन दोनों लेवल्स पे भी निकल सकता है, इधर से भी। तो कौन से वाला उठा लें? दरमियान वाला उठा लें तेरा। अच्छा है, दूसरा दोनों तरह से कर लेंगे, बाद में आपका दिल करेगा तो दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, फिलहाल ये उठा लिया। ठीक है, अब ये भी हो सकता है, बार बार कह रहा हूँ, ये भी हो सकता है। ओके, अच्छा। अब स्टेप 1 क्या था हमारा? उसने हमसे क्या कहा है? बाय यूजिंग हाइलो मेथड कैलकुलेट टोटल बजटेड एफओएच कॉस्ट। ठीक है, उसने कॉस्ट मांगी है तो मैं इसको भी वर्किंग 2 कह देता हूँ। वर्किंग 2 हमारा स्टेप 1 आ गया। वो क्या था जी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। वेरिएबल कॉस्ट पर निकालने के लिए हमने क्या कहा था जी? कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल कितनी है जी? हाँ, 38630, और टोटल कॉस्ट एट लोएस्ट लेवल 30530 डिवाइडेड बाय यूनिट्स एट हाईएस्ट लेवल, यूनिट्स एट लोएस्ट लेवल। आंसर इज ₹27 पर यूनिट। तो ये जनाब हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब इस वेरिएबल कॉस्ट को यूज करके टोटल कॉस्ट के फंक्शन में हम फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट बराबर होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट के। मैंने कहा था इसको पहले लिख लो बेशक अगर भूल रहे हो तो, वरना डायरेक्ट ही लिख लो। फिक्स कॉस्ट किसके बराबर होती है? टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो डायरेक्ट लिख लूँ वही। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी निकलेगी टोटल कॉस्ट से। टोटल कॉस्ट अब किसी एक लेवल पे लेनी है, हाईएस्ट लिया था गालिबन, तो यहाँ पे हमने लिया 38630 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 27। अब इसी लेवल ऑफ एक्टिविटी को पकड़ो,
आंसर आ गया 20,000। लें जी, हाई लो मेथड लगा के आपने वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली। लेकिन अब जब आपने यूज करना है इनको तो याद रखना कि ये वेरिएबल कॉस्ट जो है ये इंक्रीज्ड वाली है। ये कौन सी वाली है जी? इंक्रीज्ड वाली है, जबकि ये ओरिजिनल वाली है। ये बात समझ आई है? और अगर मैंने ये दोनों उठाए होते, मिसाल के तौर पे मैं ये दोनों उठाता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है? तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आपने हाईएस्ट कॉस्ट ली 29,300, लोएस्ट कॉस्ट लेवल की कॉस्ट, हाईएस्ट लेवल के यूनिट्स, लोएस्ट के, आंसर 30 होना है। मैंने बगैर कैलकुलेटर इसलिए निकाल लिया कि 10% कमी आई थी। अब अगर आपने ये उठाया होता दोनों लेवल्स को तो ये कौन सी वाली होती? ओरिजिनल वाली। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे? और फिक्स कॉस्ट भी इससे वही निकलनी थी, टोटल फिक्स कॉस्ट। अब हाईएस्ट लेवल 29,300 माइनस 30 इंटू 310, आंसर आपका 20,000 ही होगा, चाहे चेक कर लो। तो ये भी कौन सी वाली है? ओरिजिनल वाली। ये क्यों मैंने ऐसे लिखा? क्योंकि मिसाल के तौर पे वो हमसे कहे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालो, अगर 300 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हमें वेरिएबल कॉस्ट भी 30 लेनी है और फिक्स कॉस्ट 20,000 लेनी है। ये बात नहीं समझ आई? बात हैवी हो रही है। अच्छा चलो इस बात को छोड़ो, इसको भी छोड़ो, पहली रिक्वायरमेंट पढ़ो। बाय यूजिंग हाई लो मेथड कैलकुलेट बजटेड एफओएच कॉस्ट इफ बजटेड प्रोडक्शन इज 200 यूनिट्स। अब आपने जो भी करना था कर लिया, ये निकाल लिया। ये निकाला ना, वो नहीं निकाला, ये निकाला, ठीक है? अब मुझे 200 यूनिट्स की कॉस्ट निकाल दो, कल निकालना सिखाई थी, फिर समझ आएगी बात। चलो शाबाश, अब आप करो अगला काम। वही उधर ही रखना। 200 यूनिट्स हाई लो मेथड से वेरिएबल और फिक्स निकल आई, उसके बाद टोटल कॉस्ट निकालना सिखाई थी ना, जल्दी करो। दो 200 यूनिट्स। वैसे पहले वाला लें तो आसान है, चले खैर। अब फिर हाँ जी, कौन से वाला यूज करना है? पहला लेवल यूज किया आपने या दूसरा किया है? ये चले। रिक्वायरमेंट ए, टोटल एफओएच की कॉस्ट निकालनी है अगर 200 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब टोटल कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है? फिक्स कॉस्ट कब स्टेप ले रही है? जब 750 से ऊपर प्रोडक्शन हो, 700 से ऊपर प्रोडक्शन हो, ऐसे ही है। अब 200 750 से ऊपर तो नहीं ना गया, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट वही ओरिजिनल वाली ही है, ठीक है? हमें उसमें कोई मसला नहीं, यहाँ पर फिक्स कॉस्ट वही थी। फिक्स कॉस्ट का स्टेप तो इसके बाद लगना है, तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट तो हमारे पास आ गई कितनी जी? 20,000 है। 20,000 वर्किंग नंबर 3 से, वर्किंग 3 से, ठीक है जी? प्लस बेटा प्लस, टोटल फिक्स टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है? प्लस। अच्छा, अब जो वेरिएबल कॉस्ट है ना जी, वो वेरिएबल कॉस्ट आप 27 नहीं यूज कर सकते, ये मैं कह रहा था आपको, क्योंकि आपने जो 27 निकाला है ये स्टेप के बाद वाला है, यानी ये इंक्रीज। अच्छा ये मैंने गलत लिखा था, सॉरी, आई एम सॉरी मैं जान के नहीं किया, भूल गया हूँ। अच्छा गोली नहीं कराऊंगा। ये कौन सी वाली है? डिस्काउंटेड, डिक्रीज्ड वाली। ये कौन सी वाली है?
अच्छा मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, इसलिए मेरे बच्चे परेशान थे। ठीक है, ये कौन सी वाली है? डिस्काउंटेड वाली है, यूं कह लें, डिक्रीज्ड वाली है, यूं कह लें। ठीक है, आई एम सॉरी। अरे तुम कौन हो, मैं फलाऊं, तुम कौन हो, मैं फलाऊं, तुम कौन हो, मैं सॉरी हूँ, आई एम सॉरी। ठीक है, सही है। अच्छा, अब ये क्या है? डिस्काउंटेड वाली है, डिक्रीज वाली है। ठीक है, तो ये तो तब एक्टिव होगी प्राइस जब आपकी प्रोडक्शन कितने से ऊपर जाएगी? 350 से ऊपर जाएगी। अभी तो प्रोडक्शन कितने पे खड़ी है? 200 पे। इसका मतलब ये प्राइस आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो फिर आपको एक छोटी सी वर्किंग करना पड़ेगी, और इस वर्किंग को मैं वर्किंग 4 कहता हूँ, और मैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालूंगा बिफोर डिस्काउंट। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले वाला आसान था, मैं गलती कर गया, ये कर गया, पहले वाले में ये सही हो जाना था। खैर चलें, वो भी निकाल के दिखाता हूँ। ओके, अच्छा, अब बिफोर डिस्काउंट निकालनी है कॉस्ट, तो कैसे निकालोगे? आपने कहा जी ये जो 27 है ना, 27 ये 90 पे आ चुका है, हमें इसको 100 पे ले जाना है, परसेंटेज सिंपल, तो ये वापस 30 पे चला जाएगा, ₹30 पर यूनिट। तो यहाँ पे हमने क्या लेना है जी? 30, वर्किंग नंबर 4 इंटू 200 यूनिट्स, आंसर इज। अब समझ आइए ये बात, बोलो। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था, असल में ये कहना चाह रहा था कि हम वो वाला लेवल उठाएं ना जिसपे दोनों चीज़ों को स्टेप नहीं लगा हुआ, तो वो आसान हो जाता है अक्सर। जैसे आपने अगर ये 2 लेवल्स ना उठाए होते, ये 2 लेवल्स उठाए होते, ठीक है, तो ये वाली ओरिजिनल ही थी, ये डिस्काउंटेड डिक्रीज वाली नहीं थी। अगर इस केस में आप टोटल एफओएच की कॉस्ट निकालते तो फिक्स कॉस्ट तो यही होनी है, क्या ख्याल है? और बोलो, फिक्स कॉस्ट तो ये 20,000 आ गई, और वेरिएबल कॉस्ट भी यही होनी है, क्योंकि ये आपने कहां से उठाई है? उस लेवल से उठाई है दोनों कॉस्ट, और 30 निकाला है जहां पे अभी वेरिएबल कॉस्ट का डिस्काउंट लगा नहीं था। ये ओरिजिनल वाली, तो ये ध्यान से देखना पड़ेगा आपको कि ये ओरिजिनल वाली है या डिस्काउंटेड है। ध्यान से देखना पड़ेगा, ओरिजिनल वाली है या इंक्रीज्ड वाली है, दोनों को देखना पड़ेगा। तो ये तो इंक्रीज वाली इसलिए नहीं थी कि इसका इंक्रीज लगना ही 720 से ऊपर था, ठीक है, लेकिन ये वेरिएबल कॉस्ट में थोड़ा सा मसला था, तो ये 30 इंटू 200, आंसर वुड बी अगेन वही इतना ₹। तो कोई एक करना था। अब माजरत, असल में ना मैं पहले ये करके तो मैं दूसरा करवाता ना, ज़बानी बताता। खैर चले, कौन सा पसंद आया वैसे आपको? दोनों पसंद आए, तो कोई एक मिटा रहा हूँ मैं, कौन सा मिटा दूँ? समझ आ गया? अब समझ आ गई बात? ये नहीं समझ आई बात? क्या समझ नहीं आया? ये तो दसो। नहीं, वो तो मैं मजाक कर रहा था, कुछ भी नहीं किया था हमने उसमें, हमने सिर्फ 13वां सवाल किया। क्या समझ नहीं आया बेटा? बेटा सवाल पढ़ा आपने, वो कह रहा है फिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है अगर 750 से ऊपर प्रोडक्शन हो तो, 700 से ऊपर प्रोडक्शन हो तो, और वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाती है अगर 350 से ऊपर प्रोडक्शन हो तो। ठीक है, तो इसका मतलब 310 के बाद अगर 390 की प्रोडक्शन होगी तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट इन दोनों लेवल्स पे अब सेम नहीं रही। हम समझ आइए? अच्छा चलो, अच्छा जी, क्वेश्चन, ठीक है, हमने अवॉइड करना है स्टेप को, यानी हमने हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल जो लेने हैं वो लेने हैं दोनों लेवल्स जिन पे कोई वेरिएबल कॉस्ट चेंज ना हो, फिक्स कॉस्ट चेंज ना हो। अब ये 2 लेवल्स पे भी वेरिएबल कॉस्ट सेम है, फिक्स कॉस्ट सेम है। इन 2 लेवल्स पे वेरिएबल कॉस्ट हालांकि बढ़ गई है, लेकिन इन दोनों लेवल्स पे तो वो बढ़ी हुई है, इंक्रीज वाली, सॉरी कम हुई है, कम हुई वाली, डिक्रीज वाली, डिस्काउंटेड वाली, तो वो सेम हो गई दोनों पे, और फिक्स कॉस्ट को भी स्टेप लगा ही नहीं था। ठीक है, ये दोनों लेवल्स आप कभी भी नहीं ले सकते हाई लो मेथड में, ये दोनों लेवल्स आप कभी भी नहीं ले सकते हाई लो मेथड में। क्यों? क्योंकि इनमें फिक्स कॉस्ट सेम है, वेरिएबल कॉस्ट सेम नहीं है। इन दोनों में वेरिएबल कॉस्ट तो सेम है लेकिन फिक्स कॉस्ट सेम नहीं, बस इसको अवॉइड करना है हमने। अब इसको अवॉइड करने के चक्कर में हमने ये उठा लिए, तो हमारे पास ये ध्यान से देखना है कि ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ओरिजिनल है या डिस्काउंटेड, ये फिक्स कॉस्ट जो है वो टोटल है या ये ओरिजिनल है या इंक्रीज्ड वाली। ठीक है, ये देख लेंगे, सवाल जैसे मर्जी फिर हो जाए, तो जो सा मर्जी उठा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्या है रिक्वायरमेंट? 470 यूनिट्स बने तो क्या होगा? अब देखो ना, अगर वो किया है तो पहले वाली वर्किंग अवॉइड हो गई, ठीक है,
दूसरी करनी पड़ेगी, और अगर ये तीनों दोनों उठाए हैं तो पहली वर्किंग करनी पड़ी, अब दूसरी अवॉइड हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे हमने अगर ये काम किया होता तो 30 रुपये पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आती, लेकिन 350 यूनिट से ऊपर अगर प्रोडक्शन करें तो इस पे तो डिस्काउंट मिलता है। अब ये तीसरी रिक्वायरमेंट में कह रहा है 470 यूनिट्स बने, तो 470 यूनिट्स में तो फिर पर यूनिट कॉस्ट 30 नहीं होगी। तो फिर अगर ये वाला चल रहा होगा तो आपको 30 को 90% करके 27 करना पड़ेगा, लेकिन आप चूंकि इस तरफ हैं तो आपने ऑलरेडी निकाली कौन सी हुई है, डिस्काउंटेड वाली। तो ये दोनों में से जिस पे मर्जी चले, ध्यान से, बस कंफ्यूज तो नहीं हुआ दोनों को कराने से, ध्यान से सिर्फ ये देखना है कि आपने निकाला क्या हुआ है, ठीक है। जैसे अब उसको छोड़ो, दफा करो, अब इधर आ जाओ, ठीक है। रिक्वायरमेंट बी क्या है जी, टोटल FOH की कॉस्ट निकालनी है अगर कितने यूनिट्स बने तो 470 यूनिट्स बने तो। अब 470 यूनिट्स भी बने तो फिक्स कॉस्ट यही ओरिजिनल वाली आएगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो स्टेप लेना है 700 से ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर तो 20,000 ही ले लिया, वर्किंग 3 वाला प्लस आगे जी 27 क्यों, क्योंकि 350 के बाद डिस्काउंट एक्टिव हो गया था। अब प्रोडक्शन जो है वो डिस्काउंट मिलने की वजह से ₹27 के हिसाब से होगी, तो वो 27 ही ले लिया आपने। ये कौन सी वर्किंग वाला है, वर्किंग 2 वाला, ठीक है। ये अब ओरिजिनल आ गया इनटू 470 जी 32690। क्या कहते हैं, दूसरे वाला भी करा दूं, जरा अब कन्फर्म ही हो जाए, चलो फिर अब जान छूटे, फिर ऐसी खाम खा कन्फ्यूजन ना हो। अगर आप इस तरतीब पे चल रहे होते, 200 यूनिट्स की कॉस्ट थी नहीं, तो अगर आप इस डेटा से उठाकर टोटल FOH कॉस्ट निकालते 470 यूनिट्स की, वो तो फिर नहीं ना करेंगे, या ये करेंगे या ये करेंगे, दोनों थोड़ी करने बैठ जाएंगे पागलों की तरह, ठीक है ना। कोई एक करना है, फिर ध्यान से देखना है उसको कि आपने निकाला गया हुआ है, ओके। तो अगर ये करें, ये करते आप तो 20,000 तो यहाँ पे भी यही रहना है, प्लस यहाँ पे आप ये 30 नहीं ले सकते थे, तो फिर आपको एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ती, जिसमें आप कहते जी 30 को 90% करके करना पड़ेगा 27। फिर यहाँ पे आप इसको 27 बनाते और 470 से मल्टीप्लाई करते, और आंसर वही जो अभी आपने निकाला है, कितना आता है 32, चेक कर लो, 32690, चेक कर लो, यही आता है। ये बात अब तो समझ आ गई होगी। आपने ये लेवल यूज करके वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली है, तो ये कौन सी वाली है, ओरिजिनल वाली। अब अगर आपने 470 यूनिट्स बनाने हैं तो क्या वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपए ही होगी, नहीं ना, तो डिस्काउंटेड वाली होगी, तो उसको डिस्काउंटेड बना कर लिया यहाँ पे बस, मतलब 10% डिस्काउंट मिलता है तो 90% ही बन जाती है ना। ये बेसिकली 30 माइनस 10% ऑफ 30 है ना, ठीक है। अब मैं पता नहीं मैंने सही किया या गलत किया, मुझे नहीं पता, लास्ट टाइम तो मैंने यूँ ही किया था, सिर्फ एक ही कर दिया था, यही वाला। खैर एनीवेज अच्छा है, क्योंकि बच्चों ने बाद में पूछा था तो ज़बानी बताया था उनको, आपको ज़रा रिटर्न आ गया, ठीक है। कोई एक काम करना है तो अब चूँकि पहले वो ज़रा मेन पे कर लिया था तो वो कर लें, किसी ने ये किया है तो उसकी ये दोनों कॉस्ट ऐसे निकलनी, और किसी ने ये काम किया है तो उसकी दोनों कॉस्ट वुड बी सेम। बस ध्यान ये रखना है कि आपने जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली है या जो टोटल फिक्स कॉस्ट निकाली है वो कौन सी वाली है। ऐसा भी हो सकता था इसके बाद भी 2 लेवल्स आ रहे होते, आप ये अगले 2 उठा लेते, तो इसमें फिक्स कॉस्ट इंक्रीज्ड वाली होती और वेरिएबल कॉस्ट डिस्काउंटेड वाली होती, तो फिर आप अपने सवाल को करते हुए उस हिसाब से इसको मैनेज कर लेते। तो कोई से 2 लेवल उठाने हैं, बस आपने अवॉइड किसको करना है, बीच में नहीं लाइन, हाईएस्ट और लोएस्ट के दरमियान कोई लाइन नहीं। और ये लाइन क्या है, इस लाइन के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट और है, इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है, अवॉइड चेंज, ठीक है। इस लाइन से आगे फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही, अवॉइड चेंज। मतलब क्या मतलब अवॉइड चेंज, ऐसे तो फिर आप कहोगे अवॉइड चेंज, तो फिर आप ये लेना, ये क्यों ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल के ऊपर आपने चेंज को अवॉइड करना, यानी कि दरमियान में लाइन नहीं आनी चाहिए, हाईएस्ट लोएस्ट के दरमियान में लाइन नहीं आनी चाहिए, हाईएस्ट लोएस्ट। उसके अलावा इधर वाले 2 उठा ले, ये वाले 2 उठा ले, इधर तो 2 हैं नहीं, अगर होते तो ये वाले 2 उठा लेते। लेकिन फिर जब निकाल लिया वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, तो फिर ये ध्यान रखना है कि वो कौन सी वाली है। अगर पहले 2 लेवल्स लिए तो फिक्स कॉस्ट भी ओरिजिनल है, वेरिएबल कॉस्ट भी ओरिजिनल है। तो प्रोडक्शन करते हुए फिर देखना है, अगर 350 से ऊपर प्रोडक्शन जाए तो ध्यान करना है, फिर उसको डिस्काउंटेड बनाना है।
अगर 700 से ऊपर प्रोडक्शन जाए तो ध्यान करना है फिक्स कॉस्ट को बढ़ाना है, ठीक है। और अगर ये दोनों लिए हैं तो फिर इसमें वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी डिस्काउंटेड वाली है, तो फिर 350 से कम है तो ध्यान करना है, उसको वापस लेके जाना पड़ना है। तो ये डिपेंड करता है आपके सवाल पे, लेकिन मैंने जैसे अर्ज किया पूरे एमए के अंदर आपको ये वाला सिचुएशन नहीं मिलना, जो किए हैं कल तक वही है बस, ठीक है। अच्छा एक और भी है जी, 840 यूनिट्स अगर बने तो क्या होगा, तो टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल एफओएच की कॉस्ट जो है उसके अंदर टोटल फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। 20,000 अब नहीं है, बल्कि 20,000 प्लस 4,000 स्टेप ले जाती है 700 से ऊपर जाए तो, क्योंकि आपने ये जो 20,000 निकाला है ये उन दो लेवल्स को यूज करके निकाला है जिस पे स्टेप नहीं लगा था, तो वहां पर फिक्स कॉस्ट वही 20,000 रहती थी। लेकिन उसने क्या बोला है, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी 4,000 से जब प्रोडक्शन 700 से ऊपर जाएगी। अब प्रोडक्शन अगर 700 से ऊपर की 840 पे चली गई है तो फिक्स कॉस्ट को स्टेप लगना, ठीक है। प्लस वेरिएबल कॉस्ट ये डिस्काउंटेड वाली ही चलेगी, ठीक है। तो ये वर्किंग नंबर 3 वाली 20,000 प्लस 4,000 हो गया, और ये वर्किंग नंबर 2 वाली उसी तरह से आएगी इंटू 870, ये 870 है ना, 840 है, 840 यूनिट्स, फोर 80। तसल्ली से इसको देखो, कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो, समझ नहीं आया तो। ये मैथमेटिक्स ही है और कुछ नहीं है, काउंटिंग थोड़ी। कॉस्ट का कॉन्सेप्ट तो था हाई लो मेथड, बस कि दोनों में चेंज की किस वजह से आ रहा है हमने वो देखा था, और उसके बाद उसको यूज करके निकाल ली थी कॉस्ट। कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया था, अभी मैथमेटिक्स चल रही है। तो अगर कोई बच्चा इस तरह से चल रहा होता 30 और 20,000 वाले पे, तो उसको ये भी 27 वाला उठाना पड़ना था और फिक्स कॉस्ट में तो इंक्रीज करना ही था। अल्टीमेटली आंसर वही आना है। नहीं समझ आई? बिल्कुल शीशा है नहीं है ना। हाँ डिस्काउंटेड वाली नहीं निकाली, डिस्काउंटेड वाली थी उसको फुल वाला बनाया है, क्योंकि अगर 200 यूनिट्स बनेंगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब आपके जहन से वही चल रहा है, पहले 15 मिनट में लेट हुई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, हालांकि इस किस्म की कोई बात उस वक्त नहीं हुई, ठीक है। ये होता है लेट आने का नुकसान, ऐसे ही बंदे को वहम पड़ा रहता है, पता नहीं उन 15 मिनटों में क्या पढ़ा दिया उन्होंने, सर एटम बम बना लिया ऐसी। पूछे 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 चले। कोई एक काम करना, अच्छा बस अवॉइड किसको करना है, ये ना हो कि आपका हाईएस्ट लेवल ये उठे और लोएस्ट ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। हाईएस्ट लेवल ये उठाएं, लोएस्ट ये उठा लें, ये वरना तो ठीक है ना। वैसे भी ये और ये हाईएस्ट लोएस्ट है, असल में तो ये हाईएस्ट और लोएस्ट थे, तो ये क्यों नहीं उठा सकते, बीच में स्टेप आ रहा है, गलत हो जाता, ठीक है। तो आपने लाइन को अवॉइड करना है बस, और फिर जब निकल आए फिगर तो देखना है ध्यान से कि कौन सी वाली इंक्रीज है या ओरिजिनल है। ओके लें जी, सवाल खत्म हुआ। बड़ा टाइम लग गया इसमें, चलो हाई लो तो अच्छे से समझ आ गया ना। ले आओ भाई इधर, इक्कीस में करा चुका हूँ, 22 भी करा चुका हूँ। बेसिक्स यहाँ पे हमारी ख़त्म हो जाएंगी, बस ये रह गया। मार्कअप मार्जिन की तरह रिवीजन कर लेते हैं। माना कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, फिर भी ज़रा किसी ने कहीं से पढ़ा, किसी ने कहीं से पढ़ा, सब ने सही पढ़ा, लेकिन अब इस क्लास के अंदर तो एक ही तरतीब चल सकती है ना, कि ये ना हो सवाल मैं सोल्यूशन कुछ और कर रहा हूँ, बच्चे कुछ और, परेशानी ना हो, एक जैसा तरतीब एक जैसी चले। मार्कअप एंड मार्जिन की रिवीजन करते हैं, थोड़ी परसेंटेजेस के सवाल हैं इनको कर लेते हैं। ये आपके सारे कॉस्ट के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती रहेंगी इस्तेमाल। अच्छा जी,
बच्चों अगर प्रॉफिट की परसेंटेज लिंक्ड होगी विद कॉस्ट तो इसको प्यार से हम कहते हैं मार्कअप। यानी वो यूं लिखा होगा उसने कि प्रॉफिट इज इतने % ऑफ कॉस्ट, या कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्लस इतने %, या मतलब लव्स कॉस्ट, या सिर्फ मार्कअप भी लिख दे, ठीक है, कि उसने प्रॉफिट की परसेंटेज किससे लिंक की हुई है, कॉस्ट के साथ, ठीक है। जैसे एक सवाल में शायद मैंने लिखा हो, अल्लाह करे लिखा हो, नहीं लिखा हो, चलो ज़बानी बता रहा हूँ, ये लिखा हो जी कि प्रॉफिट परसेंटेज इज 10% ऑन कॉस्ट, या ऑन कॉस्ट ऑफ सेल, या लिखा हो 10% अबव कॉस्ट, या लिखा हो कॉस्ट प्लस 10%, या लिखा हो सिंपली मार्कअप ऑफ 10%। तो ये तो चलो याद रखना पड़ता है, बाकी सारों में आपको लफ्ज़ नज़र आ रहा है ऑन कॉस्ट ऑफ सेल, अबव कॉस्ट, कॉस्ट प्लस। तो प्रॉफिट की परसेंटेज अगर कॉस्ट के साथ लिंक्ड है तो इसको हम क्या कहते हैं जी, मार्कअप। तो मैंने आपको बताया था कल सवाल करते हुए, कल या परसों था, मार्कअप मार्जिन थोड़ा सा आया था। मैंने कहा था पहला स्टेप क्या है, प्रिपेयर कर लें अपनी वो बचपन वाली इक्वेशन, ठीक है जी। इक्वेशन क्या थी जी, C प्लस P इज इक्वल टू S, और इस इक्वेशन के अंदर आपने C प्लस P इज इक्वल टू S, और इस इक्वेशन में आपने लिख लिया भाई 100 अज्यूम करना है उस चीज़ को जिसके साथ प्रॉफिट की परसेंटेज लिंक्ड है, और बेसिकली ये परसेंटेज ही होती है, परसेंटेज हम लिख रहे होते हैं। अब प्रॉफिट किसके साथ लिंक्ड है, कॉस्ट के साथ, तो फिर आप 100 ले लें कॉस्ट को, प्रॉफिट कितना है, मसलन 25% है, तो बैलेंसिंग फिगर आप फिर क्या निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर आप सेल निकालेंगे, इक्वेशन बनाने का तरीका, ठीक है जी। गिवन प्रॉफिट की परसेंटेज होगी, वो लिंक्ड होगी किसी ना किसी चीज़ के साथ, तो जिसके साथ लिंक्ड होगी उसको 100 ले लेंगे, प्रॉफिट की परसेंटेज लिखेंगे, और बैलेंसिंग फिगर आपने निकाल ली सेल। ये फॉर्मूला जब बन गया तो उसके बाद दूसरे स्टेप में आपने फॉर्मूला यूज़ करना है, यूज फॉलोइंग फॉर्मूला टू कैलकुलेट रिक्वायर्ड अमाउंट, जो आपको अमाउंट रिक्वायर्ड है वो निकाल लें इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए। वो फॉर्मूला क्या है जी, वो मैंने आपको लिखवाया था, लेकिन इस तरह से ज़रा ज़बानी कलामी चल गया था, आज ज़रा एक बार लिख लेंगे इसको ताकि आपके नोट्स का हिस्सा बन जाए, कभी भूले तो रिवीजन हो सके। रिक्वायर्ड अमाउंट का फॉर्मूला है जी, जो अमाउंट गिवन है उसको पकड़ें, गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज इनटू रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज, ठीक है जी। तो रिक्वायर्ड अमाउंट का फॉर्मूला क्या है जी, गिवन अमाउंट, जो सवाल में गिवन, कोई एक चीज़ गिवन होगी, या कॉस्ट गिवन होगी, सेल गिवन होगी, प्रॉफिट गिवन होगा, जो भी चीज़ गिवन होगी, ठीक है, वो गिवन अमाउंट इस फॉर्मूला में ऊपर लिखें, उसको डिवाइड कर दें उसकी परसेंटेज से। गिवन अमाउंट जो होगी वो कुछ भी हो सकता है, वो आपको प्रॉफिट की फिगर दे दे, उससे आप सेल भी निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल भी, अगर आपको मार्कअप मार्जिन गिवन है। वो आपको कॉस्ट की फिगर दे दे, उससे आप सेल भी निकाल सकते हैं, प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं अगर मार्कअप मार्जिन गिवन हो। वो आपको सेल की फिगर दे दे, कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं अगर मार्कअप मार्जिन गिवन हो, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों में से कोई भी चीज़ एक दे दे और मार्कअप मार्जिन परसेंटेज दे दे तो आप
जो दूसरी फिगर्स हैं वो निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। यही हमने किया था कल परसों जब सवाल कर रहे थे, कॉस्ट निकल आई थी तो मैंने कहा था प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, सेल भी निकाल सकते हो, क्योंकि कॉस्ट गिवन थी, उसको डिवाइड करना था उसकी परसेंटेज से, मल्टीप्लाई करना है अगर प्रॉफिट की परसेंट तो प्रॉफिट निकल आएगा, सेल की परसेंटेज तो सेल निकल आएगी। याद आया कुछ? ओके, अब मैं यूं करता हूं, बल्कि ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है? कोई 25% वाला सवाल है, ये है तो सही, एक तीसरा सवाल, चलें वो बाद में करते हैं यूं, ठीक है ना? इसके बाद अब ये फॉर्मूला लगा लेंगे हम सवाल को ट्राई ही कर लेते हैं, 1 बाय 1 सवाल करते हैं। ज़रा एक सवाल मैं करा देता हूँ, बाकी फिर जल्दी जल्दी आपने मुझे आंसर बताते जाना है। टोटल सेल फॉर द ईयर 620 मिलियन, सवाल में क्या गिवन है? सेल। जागदे हो, जागदे रहना, साढ़े दिन रहना। अच्छा, अरे ये तो कुछ और है, हाँ आगे चलो, चलो ये दोनों बाद में करते हैं, पहले तीसरा सवाल आ गया जी। तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा सवाल मार्कअप है, छठवां सवाल मार्जिन है। चलो मैं पांचवा और छठवां करा रहा हूँ, ठीक है? एक मार्कअप का सवाल कराऊंगा, एक मार्जिन का, ठीक है? उसके बाद बाकी सारे आप ऊपर वाले होमवर्क में कर लेंगे, ये दोनों, ये होमवर्क है और ये भी होमवर्क, ठीक है? अच्छा, आज तो होमवर्क बड़ा कम है, बच्चे ही कुछ नहीं असल में। चलो जी, पांचवा सवाल कर रहे हैं जी हम। जीपी मार्कअप, ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप इज 35%, सिर्फ उसने क्या लिख दिया? मार्कअप। तो मार्कअप खामोश हो तो क्या क्या कहलाएगा? लेकिन एक धोखे से बचना, कभी वो ऐसा भी कर सकता है, वो कह दे मार्जिन ऑन कॉस्ट, तो ऑन कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। मार्जिन तो उर्फ आम में भी इस्तेमाल लफ्ज़ होता है। हाँ भाई क्या कर रहे हो? फलां काम करता हूँ। कैसे मार्जिन हैं इस काम के? धोखा ना खा जाना। या यूं लिख दे, कभी ऐसा देखा नहीं वैसे, लेकिन लिख दे कि मार्कअप ऑन सेल, तो फिर मार्कअप मार्जिन के पीछे ना पड़ना, ऑन सेल ऑन कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? जाज भाई ये एक बल्ब बीच में पीला है, पता नहीं क्यों, ये तो तब्दील करा देना यार, मुझे ऐसे लगता है पता नहीं क्या हो गया इसको ऐसे एकदम से जी। तो मार्कअप, मार्जिन सिर्फ अकेला मार्कअप लिखा हुआ है तो ऑन कॉस्ट, सिर्फ मार्जिन लिखा हुआ है तो ऑन सेल, और अगर वो यूं लिख दे मार्कअप ऑन सेल या मार्जिन ऑन कॉस्ट, तो फिर ऑन सेल ऑन कॉस्ट को देखना, मार्कअप मार्जिन को साइड पे कर देना, ठीक है ना? बहरहाल फिलहाल पे क्या लिखा हुआ है? मार्कअप इज 35%, तो मार्कअप मीन्स ऑन कॉस्ट, ठीक है जी। तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है जी? अपनी इक्वेशन बना लेनी है। तो मार्कअप है, ऑन कॉस्ट है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज लिंक्ड विद कॉस्ट, तो 100 किसको ले लें? कॉस्ट, ठीक है? फिर प्रॉफिट कितने परसेंट बताया उसने, तो बैलेंसिंग क्या आ गया? सेल्स की फी, ठीक हो गया। अब सवाल में कुछ गिवन है, कहता है सेल है 270,000। अब देखो कल वाले सवाल में कॉस्ट गिवन थी, उससे सेल निकाल ली या प्रॉफिट निकाल लिया, आज सेल गिवन है, उससे कॉस्ट भी निकल सकती है, प्रॉफिट। देखते हैं वो क्या कह रहा है, क्या निकालना है, ठीक है? तो गिवन अमाउंट क्या है? सेल। गिवन अमाउंट क्या है? सेल। कैलकुलेट करो, ओ प्रॉफिट निकालो, कह रहा है जी प्रॉफिट निकालो, मसला ही कोई नहीं है जी। तो रिक्वायर्ड अमाउंट क्या है जी? प्रॉफिट। जीपी लिखा हुआ या प्रॉफिट लिखा हुआ? जीपी लिखा हुआ, कोई बात नहीं, जीपी लिख दो, ये लो, मैं प्रॉफिट ही लिख देता हूं। अच्छा, अब गिवन अमाउंट है सेल, कितनी है? 270। अब ये लिख लिया, ये सवाल में गिवन था, ऐसे ही है। अब आपने आना है अपनी इक्वेशन की तरफ और उसमें देखना है सेल के अगेंस्ट क्या परसेंटेज आपकी निकली हुई है, देखो। 135। तो फिर डिवाइड कर दो इसको 135 से। जरा मैंने क्विकली किया था परसों, इस सवाल को करते हुए लिख दिया था, मैंने कहा था मार्कअप मार्जिन तफसील से समझाऊंगा, वही समझा रहा हूँ, ठीक है? और रिक्वायर्ड अमाउंट है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की परसेंटेज देखो कितनी है? 35। और अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है? जिस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करोगे वहां पे चला जाना है। कितना आ गया जी? 35 करेंगे तो आंसर 70, ठीक हो गया? सही है। अच्छा, अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो 200 आता। चले खैर, ये पांचवा सवाल मैंने करा दिया है, इसको नोट करना है तो कर लें। अच्छा, अब सवाल के अंदर वो उसे नोट कर लें, जल्दी करें, आज एफओआई तो नहीं छेड़ सकते मेरे ख्याल में। चलो खैर, अच्छी स्पीड रही है, माड़ी नहीं है, पांचवा लेक्चर है ना आज,
बेसिक्स हो गई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। कल एफ शुरू कर देंगे, यानी कल से हम एमए शुरू कर रहे हैं। लेकिन आप देखोगे ये सारा जो हमने पढ़ा है इसके बगैर आप चल नहीं सकते थे, आप महसूस होगा आपको। अच्छा, मैं ये कह रहा था, अभी उसने सवाल में क्या दिया, सेल दे दी, मार्कअप दिया और हमसे प्रॉफिट मांग लिया। ये ही सेल देकर वो हमसे कॉस्ट भी मांग सकता था। अच्छा, वो कॉस्ट दे दे, सारा सवाल सेम रहेगा। मिसाल के तौर पर सवाल यही बन जाए, सवाल में गिवन है कॉस्ट और वो कहता है प्रॉफिट निकाल दो, तो आप क्या करोगे? गिवन अमाउंट क्या है? कॉस्ट, वो 200 होगी फिर सवाल में, तो उसकी परसेंटेज ऊपर क्या गिवन है? इंटू 35 करो, वही 70 आना है। चेंज होता रहे, सिचुएशन 100 बन जाए, हमारा फॉर्मूला हमें हमारी जान छुड़ा लेगा। ठीक है, ऐसे ही कॉस्ट दे दी उसने तो प्रॉफिट निकलवा, कॉस्ट देकर सेल भी निकलवा सकता है, इंटू आप 135 कर देंगे, सेल आ जाएगी। तो गिवन, अच्छा प्रॉफिट गिवन है सवाल में गिवन क्या है? प्रॉफिट। ठीक है, और वो कहता है जी प्रॉफिट ये है, सेल निकाल दो। ये मैं यहां से बदल नहीं रहा असल में, माजरत। ठीक है, सेल निकाल दो, तो आप कहोगे 70 को पकड़ो, 70 की परसेंटेज क्या है, डिवाइड करो, सेल निकालनी है तो 135, चेक करो क्या आता है, वही 2 है, वही 270। ठीक है, फिर 50 रन की पार्टनरशिप होगी उनकी। मैंने कहा तुम्हें बता दूं, है क्लास से निकल के जाओगे तो तुम्हें देखोगे सरप्राइज। अच्छा जी, ऐसे ही प्रॉफिट गिवन है, वो कहता है कॉस्ट निकाल दो। मैंने कहा कोई मसला नहीं, 35 परसेंटेज इसकी है, कॉस्ट क्या है 100, 200 आएगा आंसर। सिचुएशन 1000 होती रहे, हमारा ये फॉर्मूला हमें सेव कर लेगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो मैंने ये 5वां सवाल आपको करवाया है, 5वां MC वो कॉमन सवाल। तो प्रॉफिट हमने निकालना था, गिवन हमें क्या था? सेल 270, सेल ही गिवन थी ना, तो सेल की परसेंटेज रिक्वायर्ड है हमें, तो हमने निकाल लिया, तो ये मेरा सवाल खत्म। ठीक है, अच्छा, और अगर प्रॉफिट की परसेंटेज लिंक्ड हो विद सेल तो क्या फर्क पड़ेगा? इफ प्रॉफिट परसेंटेज इज लिंक्ड विद सेल प्राइस या सेल, तो इसको कहते हैं प्यार से हम मार्जिन। ठीक है जी, तो भाई वही 2 स्टेप्स हैं। इधर देखना जरा, कुछ भी नहीं बदलने वाला। जिंदगी आसान करने के लिए ये आधा घंटा आज लगाया है मैंने, आइंदा पूरी एमए के अंदर जिंदगी आसान करने के लिए आज टाइम लगा लिया। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, हमने एक बार रो लेते होते हैं। आप पूरे एमए के अंदर देखेंगे मेरी ये अप्रोच, मैं आपको एक ही बार रुला लेता हूँ कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाते हुए, ताकि फिर उसको उसकी मेराज तक पहुँचा दें और फिर जहाँ कहीं जैसे कहीं यूज़ होता रहे वही करते रहें। ठीक है जी, लो मेरे बच्चों, अगर प्रॉफिट की परसेंटेज लिंक कर दी गई है सेल के साथ, तो इस इक्वेशन के अंदर आपने 100 किसको ले लेना है? तो जिसके साथ प्रॉफिट की परसेंटेज लिंक्ड है, जिसके साथ प्रॉफिट परसेंटेज लिंक्ड है, जिसके साथ प्रॉफिट की परसेंटेज लिंक्ड है, उसे इक्वेशन में 100 लेना है, बस इतनी सी बात। ठीक है जी, तो जिसके साथ प्रॉफिट की परसेंटेज लिंक्ड है उसको क्या कर लें जी? 100 अज्यूम कर लें। ठीक है, और इक्वेशन पूरी कर लें, उसके बाद बस फॉर्मूला है जो हमने याद कर लिया। ठीक है, तो बताओ जी, प्रॉफिट की परसेंटेज सेल के साथ लिंक्ड है, तो इस इक्वेशन में 100 किसको लोगे? प्रॉफिट कितना है? मसलन 20%, ऐसे ही। तो अब ऐसी इक्वेशन के अंदर बैलेंसिंग कॉस्ट निकालेंगे आप। ठीक है, ये थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, 8 फॉर्मूला वो। ठीक है, सही है। अब इधर देखते हैं सवाल नंबर 6 को क्या कहता है।
कॉस्ट ऑफ वट एवर इज गिवन, छोड़ो पहले दफा करो, पहले इक्वेशन बनाते हैं। वट एवर इज गिवन एंड वट एवर इज रिक्वायर्ड वी डैम केयर। हमें इक्वेशन बनानी है, देखना है उस वक्त मार्कअप मार्जिन के हिसाब से, हमने मार्कअप है तो 100 कॉस्ट को लेकर इक्वेशन बना लेनी है, मार्जिन है तो 100 सेल को लेकर इक्वेशन बना लेनी है, फिर देखना है जाके गिवन क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, फॉर्मूले में डाल देना। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है जी, जीपी मार्जिन इज 40%, तो मार्जिन इज, सवाल में डालते हैं जी, तो मार्जिन इज 40। अब मार्जिन मींस ऑन सेल, तो 100 किसको ले लें, सेल को ले लें। कितना मार्जिन है, तो बैलेंसिंग कॉस्ट। ठीक है, अब देखो रिक्वायर्ड क्या है और गिवन क्या है। ठीक है, तो सवाल में आए तो सवाल में लिखा हुआ है जी, कॉस्ट ऑफ सेल इज 240 एंड कैलकुलेट प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट गिवन है और प्रॉफिट चाहिए। कॉस्ट गिवन है, सेल भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट निकाल, कितने जी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी गिवन है, 240 इज द कॉस्ट। अब ऊपर इक्वेशन में देखो 240 की परसेंटेज, कॉस्ट की परसेंट क्या बन रही है, तो डिवाइड बाय 60, और चाहिए क्या हमें, प्रॉफिट, तो 40 से मल्टीप्लाई कर 160। लो जी, ये जनाब आपका मैंने कौन सा सवाल किया है, 6वां। ठीक है, अब इसकी एक पिक्चर ले लें बस, मार्कअप मार्जिन यही है और कुछ नहीं। चलें आगे। तो ये 4 सवाल हैं जी आपके मार्कअप मार्जिन की रिवीजन के, जिनमें से 2 हो गए, 2 अब आपने कर लेने और मुझसे सोल्यूशन ना मांगना आप। चलो अब पहला कर दो सवाल, ये थोड़े सवाल हैं, ये करके छुट्टी कर लेते हैं। ठीक है, आज तो होमवर्क भी कोई नहीं, बस छोटे मोटे सवाल ही हैं ऐसे। ये भी होमवर्क में करना है। कितने से आने हो तुसी हैं, कितनी देर की ये रिकॉर्डिंग, अभी पैकेज में आए हैं या नहीं आए अभी, रमज़ान पैकेज में 1.5 घंटा हो गया तो पैकेज लग गया, नहीं तो नहीं। यस, 7 मिनट अभी पड़े हैं, रमज़ान पैकेज शुरू नहीं हुआ। ठीक है, हाँ 7 मिनट बाद छुट्टी। ओके डन, चलो 7 मिनट में जो होता है वो तो कराओ। टोटल सेल फॉर द ईयर है 620 मिलियन। टोटल कमीशन फॉर द ईयर इज 92 मिलियन। कमीशन की परसेंटेज एज कंपेयर टू सेल क्या है, कमीशन एज परसेंटेज ऑफ सेल। आपके 3 पेपरों में 290 नंबर आए हैं, ज़्यादा नहीं हो गए? सर सॉरी, आपके 3 पेपरों में 215 नंबर आए हैं। आपके टोटल कितने नंबर आए हैं, 300 से डिवाइड कर दें, परसेंटेज आ जाएगी। 60% से 50% ऊपर रखा है, ठीक है ना। ओके, अच्छा, आपके 92 रुपये का कमीशन कितनी टोटल सेल के ऊपर बना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करें, आंसर इज 14.84%। सिंपल ही कोई सिंपल कैलकुलेशंस हैं। हाँ अगला कर दो फिर। टोटल सेल्स है 320, सेलिंग एक्सपेंसेस आर 5% ऑफ सेल, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस। ऐसे सवाल सर मजाक क्यों कर रहे हैं, वैसे ही ज़रा तसल्ली के लिए कर रहा हूँ। ये 320 इंटू हैं, ये सब ये भी करना है, बल्कि हर जगह पे ये इस किस्म के काम करने हैं, परसेंटेजेस, मार्कअप, मार्जिन, ये सारी चीज़ें चल रही थी मैथमेटिक्स से थोड़ी थोड़ी। ठीक है जी, चलो जी 7वां सवाल कर दो मुझे। सातवां कहता है जी, एसेट वॉज परचेज फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ इतने रुपए, जिसमें 17% रिफंडेबल सेल्स टैक्स भी है। तो कॉस्ट ऑफ प्लांट में तो रिफंडेबल सेल्स टैक्स नहीं आना चाहिए, क्या ख्याल है? तो इसका मतलब हमें नेट ऑफ सेल्स टैक्स फिगर निकालनी पड़ेगी। अब इसका तरीका क्या है, देखें, कॉस्ट के अंदर, रिटेल प्राइस के अंदर सेल्स टैक्स ऐड करके इनवॉइस वैल्यू बनाई जाती है। ठीक है,
अब हम यहाँ पे भी अपनी परसेंटेज का ही सहारा ले लेते हैं, क्या ख्याल है? परसेंटेज सिखा दी ना वही, ठीक है। अगर 17% सेल्स टैक्स है तो यूँ लगा करता है 100 रुपीज़ की चीज़ है, परसेंटेज में बात करें तो 17% उस पर टैक्स लगा तो इनवॉइस वैल्यू बन जाती है 117। अब क्वेश्चन ये है कि हमें गिवन सवाल के अंदर क्या है, हमें 100 गिवन है, 17 गिवन है, ये 117 गिवन है, तो ये आपने डिसाइड कर लिया करना है बस, बाकी सवाल में क्या है, ठीक है। तो रुपीज़ के अंदर आप अगर बात करें, बल्कि रुपीज़ इन थाउजेंड में कर लेते हैं क्योंकि मुझे आंसर 1000 में सुनाई दिया है, तो 257.4 ये गिवन है रुपीज़ इन थाउजेंड्स। अब चेक कर लो ज़रा वो क्या कह रहा है। एसेट खरीदा है टोटल प्राइस पे जिसमें 17% रिफंडेबल सेल्स टैक्स भी है, तो वो 117 पड़ा है। अब वो कह रहा है कि क्या निकाल दो, ठीक है। वो टैक्स भी निकलवा सकता था और कॉस्ट भी निकलवा सकता है, ठीक है। तो हमसे उसने क्या कहा, कॉस्ट निकाल दो, तो हमने कहा जी ये 257.4 जो है ये कितने परसेंट है, 117% है। और हमें क्या चाहिए, अब देखो ना सवाल चल रहा होगा उसके अंदर मसलन आपने डेप्रिसिएशन निकालनी होगी एसेट की, तो आपको एसेट की कॉस्ट सही करनी पड़ जानी है, तो ये परसेंटेज लग जाएगी। तो बस यही काम है, पता तो होना चाहिए, ठीक है। कितनी कॉस्ट है, 220,000, ठीक है जी। असल में तो अलग से ही करना चाहिए था, बहरहाल ये मैं वो समझाने के लिए था, ये पर्चे में करने की ज़रूरत नहीं है, तो ज़ुबानी आपने करना है। तो मैं यहाँ पे ये यूँ निकाल देता हूँ, नंबर 7 है जी। तो कॉस्ट प्लांट की क्या आ गई, एसिड की कॉस्ट क्या आ गई, एसिड की कॉस्ट आ गई 220,000, ठीक है, सही है। चलो अब ऐसा है, ये फिर बाकी ट्राई करो, छुट्टी दे देता हूँ मैं, चलो क्या याद करोगे। एकदम से मुसलमान को खुश करने के ऊपर भी बशारत है। तो वैसे तो 7 मिनट रहते थे, लेकिन कितने रहते हैं अभी, कितना टाइम हुआ बताओ ज़रा, डिस्काउंट दिया है। ये सारे रोज़ों के बाद, ईद के बाद मैंने वापस लेने हैं मिनट, याद रखना, इकट्ठे करते रहो। 3 मिनट पहले छुट्टी दे रहा हूँ, ठीक है। और मेरी एक आदत है, मैं अगर 3 मिनट पहले छुट्टी दे रहा हूँ, वैसे तो 3 मिनट पहले नहीं, ज़्यादा पहले छुट्टी दे रहा हूँ। हमारी क्लास 1 घंटा 45 मिनट की है, 50 मिनट का टाइम रखा हुआ है हमने, तो इंशाल्लाह ईद के बाद पूरा टाइम लिया करेंगे। फिलहाल तो डिस्काउंट चल रहा है, तो कभी ज़्यादा करना पड़ा तो ये वाला होगा जो आहिस्ता आहिस्ता मैंने आपके पास डिपॉजिट कराया ना अपना टाइम, ये फिर मैं वापस ले लूँगा, ठीक है। मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी है, ठीक है मेरे बच्चों। ज़िंदगी अगर रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।